बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 19 है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है वो दो छोटी छोटी डेफिनेशंस मौजूद हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो वो पहले हम पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। तो व्हाट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? व्हाट इज़ नियर पॉइंट? राइट द वैल्यूज़ ऑफ नियर पॉइंट फॉर डिफरेंट एज। मुख्तलिफ जो उम्र होती है उसके लिए नियर पॉइंट की वैल्यू क्या है? तो नियर पॉइंट को ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। तो इसका उर्दू में तर्जमा बन जाएगा, कम अज़ कम फासला क्लियर देखने के लिए, साफ देखने के लिए। कम अज़ कम फासला साफ देखने के लिए। तो ये तो आसान उर्दू है। और जो हमारे ज़माने में थी वो ये था कि नुमायाँ बसारत का अक़ल तरीन फ़ासला। अब ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है उर्दू का। तो बहरहाल जी, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। तो नियर पॉइंट जी क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट से मुराद बुक समझ लें। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मुराद कोई चीज़ जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, फ्रॉम द आई आँख से, एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, कि वो सही तस्वीर बने रेटिना के ऊपर। तो वो जो डिस्टेंस होगा कम से कम, इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट। तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये नियर पॉइंट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको यानी कि ये कम अज़ कम फासला होता है और ये एज के साथ चेंज होता रहता है। फॉर द पीपल इन देयर अर्ली 20s विद नॉर्मल विजन, अगर बच्चे हैं उनकी निगाह ठीक है और 20 साल या उससे कम एज है, तो द नियर पॉइंट इज़ लोकेटेड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो ऐसा बच्चा 15 साल का, 10 साल का, तो वो 25 सेंटीमीटर यहाँ सामने रखेगा तो उसको इमेज क्लियर नज़र आएगी। वो लिखाई, वो ऑब्जेक्ट वो क्लियर देख पाएगा। फॉर द पीपल एट द एज ऑफ 40 years द नियर पॉइंट इज़ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो 20 साल से 40 साल हुआ तो इधर 25 सेंटीमीटर से बढ़ के 50 सेंटीमीटर हो गया। तो भाई ये आप याद रख लें। मसलन अब क्योंकि मेरी उम्र 40 ईयर से अबव है, ठीक है ना जी। फॉर द पीपल एट द एज ऑफ 40 ईयर वालों के लिए तो खैर 50 है। तो अब मैं अगर इस किताब को यहाँ रखूँ जो कि 25 है सेंटीमीटर, ये वाला फासला, ये वाला, तो मुझे ये अल्फाज धुंधले नज़र आते हैं, क्लियर नज़र नहीं आते 25 के ऊपर। क्यों? कि मैं 20 वाली एज से निकल गया हूँ, ठीक है। अब 40 वाली एज तक 50 सेंटीमीटर यहाँ आता है तकरीबन, या इसका डबल या। तो यहाँ पर ये इस वक्त मुझे फिर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। जब ये नज़दीक होते हैं तो धुंधले होते हैं, ब्लर्ड वर्ड्स, और जब यहाँ होते हैं तो ये मुझे अल्फाज साफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और
वो कहता है फॉर द पीपल एट द एज ऑफ 60, जब बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है, द नियर पॉइंट इज़ 500 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, कि फिर उसका फासला 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर बन जाता है। ये बात मेरे दिमाग इस बात को नहीं मानता कि जब बंदे की उम्र 60 साल हो तो 5 मीटर, तो बेटा ये 1 मीटर तकरीबन इतना होता है अंदाज़न, तो 5 मीटर तो अच्छा खासा फासला बनता है। तो ये मेरे जहन के मुताबिक ये 500 यहाँ बुक में गलत लिखा हुआ है, लेकिन क्या करें, बुक के अंदर लिखा हुआ है तो मजबूरी है। वैसे मैंने इसको अभी टॉपिक पढ़ाने से पहले ही नेट पर भी सर्च किया है, तो वहाँ वो 60 साल के लिए जो है वो यहाँ 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये वैसे बात दिमाग कबूल भी करता है कि भाई चलो 60 साल की उम्र वाला बंदा जो है, तो जो बच्चा है वो यहाँ पे देखता है 20 वाला, 40 वाला यहाँ तक देखता है, चलो 60 वाला यहाँ तक देख लेगा, मीटर दूर करके 1 मीटर दूर ये हो सकता है। तो बहरहाल आपकी बुक में यहाँ पर 500 है, लेकिन नेट के अंदर यहाँ पर ये 100 है। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, अब कई बच्चे फिर मेरा जीना हराम कर देंगे, सर हम क्या लिखें, ये सवाल पूछेंगे, सर फिर हम क्या लिखें, हम भाई आप यही 500 लिखोगे, ठीक है, MCQ में भी आ गया और वहाँ पर ऑप्शन 100 की भी होगी अगर दी हुई और 500 भी होगी, तो आपने गलत है या दुरुस्त है इस बुक को फॉलो करना है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट दूर वाला पॉइंट, नियर पॉइंट नज़दीक वाला पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो दूर कोई जिस्म जैसे होता है, फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस, कि उसको आँख का जो लेंस है फुली रिलैक्स हो जाए और उसको फोकस करे, और तो उस मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इज़ कॉल्ड फार पॉइंट। तो यहाँ पर ये इज़ कॉल्ड लगा देंगे, तो इज़ कॉल्ड फार पॉइंट, तो मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये बात याद कर लें, फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन, अगर कोई ऐसा बंदा है, मतलब जैसे बच्चे होते हैं, तो अगर उनकी आँखें ठीक हों, द फार पॉइंट इज़ लोकेटेड एट इन्फिनिटी, तो उनके लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, लामहदूद फासला होता है। ये यही वजह होती है कि चाँद, ईद का चाँद जब देखा जाता है तो फिर बड़े बूढ़े तो नहीं देख सकते, जो नौजवान लड़के होते हैं 15-20 साल वाले जिनकी आंखें सही हों, आजकल तो फिर मोबाइल देख कर 10-12 साल के बच्चों की भी 5-5, 6-6 नंबर की ऐनकें लगी हुई हैं। तो बहरहाल जिसकी नॉर्मल विजन हो, नॉर्मल आँख हो, सही आँख हो, तो वो चाँद, पहली का चाँद भी सुकून से देख रहा होता है, और वो चाँद का फासला ज़मीन से जो है आप देख रहे हैं कि 3,80,000 86,000 किलोमीटर के आसपास होता है, तो आँख फिर भी उसको देख लेती है। और रात को ऐसा बंदा बहुत दूर, अरबों खरबों किलोमीटर दूर जो मौजूद सितारे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी देख रहा होता है, तो इसलिए उसका जो है जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है। तो इसके साथ ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अब जो हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन का टॉपिक है वो अब शुरू हो रहा है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिफेक्ट ऑफ विजन, कि देखने में जो नकाइस है, नुक्स है, वो क्या है, गिव रीज़न, और इसकी वजह क्या है। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई, आँख के अंदर डिसेबिलिटी, नुक्स, कि आँख में नुक्स है, किस बात का, टू सी द इमेज, कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज देखे क्लियरली, साफ,
यानी वो क्लियर इमेज ना देख सके। द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, अगर वो ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर नहीं देख सकती आई, तो देन इट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आँखें जब कमज़ोर हो जाती हैं, अब अगर एक बंदा यानी वैसे 40 ईयर का है, 30 ईयर का है, 50 का है, तो उसकी आंखें कमज़ोर तो हो जानी हैं। और बाज़ औक़ात तो अर्ली एज में भी आंखें जो हैं बच्चों की भी ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा मोबाइल देखने से या किसी और वजह से बहरहाल हो जाती हैं। तो वो नज़दीक की चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नज़दीक की चीज़ों को क्लियर नहीं देखते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देखते। तो इन दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, कि ये देखने का नुक्स है। तो उम्मीद है अब ये होता क्यों है, गिव रीज़न। तो ये रीज़न दी हुई है, द डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज व्हेन द आई लेंस इज़ अनएबल टू अकोमोडेट इफ़ेक्टिवली। हमने पीछे पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर कि कुदरती तौर पर आँख के अंदर, आँख के लेंस के अंदर अल्लाह पाक ने ये सिफत रखी है कि जो सैलरी मसल्स होते हैं वो दूर की चीज़ को देखने के लिए रिलैक्स कर जाते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो उसका जो अपना लेंस है वो थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और वो दूर की चीज़ क्लियर नज़र आती है। ठीक है। और जब नज़दीक की चीज़ देखनी होती है तो सैलरी मसल अपना कंट्रैक्ट होते हैं, तो कंट्रैक्ट होने पर वो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होता है तो उसकी क्लियर इमेज रेटिना पर बनती है। ये चीज़ मैं आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी बच्चे ने वहाँ समझना हो दोबारा देख सकता है। तो भाई बात ये चल रही है कि यहाँ पर ये आँख के लेंस में कोई गड़बड़ हो जाए कि जिससे दूर वाली चीज़ के लिए उसको रिलैक्स होना चाहिए था तो वो सही तरह से रिलैक्स ना हो सके, और नज़दीक वाली चीज़ के लिए उसको अपना सैलरी मसल को क्या करना, कंट्रैक्ट करना चाहिए था। तो मगर वो कंट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन उतना हो नहीं सकते, ये बात याद कर लें। तो जितना कंट्रैक्ट होना चाहिए था उतना नहीं होते, और जितना रिलैक्स होना चाहिए था उतना वो रिलैक्स नहीं होते। तो एज ए रिज़ल्ट फिर दूर की चीज़ भी क्लियर नज़र नहीं आती और नज़दीक की चीज़ भी क्लियर नज़र नहीं आती। तो इस तरह का जो डिफ़ेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ़ेक्ट ऑफ विजन। तो ये डिफ़ेक्ट ऑफ विजन बेटा इसकी दो किस्में होती हैं, जैसे मैंने कहा दूर के लिए और नज़दीक के लिए। तो उसको हम अभी देखते हैं। हाँ बेटा, तो हमारी बात चल रही थी उस वक्त डिफ़ेक्ट्स ऑफ विजन के हवाले से कि और दो डिफ़ेक्ट्स होते हैं। बाज़ औक़ात जो है आँख नज़दीक की चीज़ को साफ़ नहीं देख पाती, और बाज़ औक़ात जो है आँख दूर की चीज़ को साफ़ नहीं देख पाती। तो इस सिलसिले में जो है आज हम पहला जो डिफ़ेक्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नियर साइटेडनेस, कि नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है, या व्हाट इज़ मायोपिया। याद रख लें, बायोलॉजी के अंदर मायोपिया कहते हैं और फिज़िक्स के अंदर इसको नियर साइटेडनेस का जो वर्ड है वो आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें एक बात याद रखें कि ये जो हमारे पास नियर साइटेडनेस है तो इसका मतलब ये होगा, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे, नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि ऐसी जो आँख है ना वो नज़दीक वाली चीज़ को क्लियर देखती है, सही देखती है, मगर दूर वाली चीज़ को वो क्लियर नहीं देख सकती। ये बात याद रख लें। तो नियर साइटेडनेस यानी ऐसी जो आँख होगी वो नज़दीक वाली चीज़ को
क्लियर देख सकती है, सही देख सकती है। नियर साइट के साइट में ना देखना, नियर में ना नज़दीक, तो नज़दीक वाली चीज़ को वो आँख क्लियर देख सकती है। तो अब साफ ज़ाहिर है दूर वाली चीज़ को फिर वो सही तरह से नहीं देख सकती। ठीक है, अब इसका डिफ़ाइन जो है, क्योंकि ये नुक्स में आता है, ये डिफेक्ट में आता है कि ये आँखों के का डिफेक्ट है, इसलिए हम नियर साइटेडनेस का डिफ़ाइन लिखते हुए हम वो नुक्स वाली बात करते हैं, और वो बात ये होती है द डिसेबिलिटी ऑफ द आई, आँख का डिसेबल होना। किस बात से? टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ अ डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना। मैंने अभी बताया कि जब ये नाम आएगा ना नियर साइटेडनेस, तो आप ये समझेंगे कि नियर साइटेडनेस एक ऐसी आँख है जो नज़दीक वाली चीज़ को तो देख लेती है, सही है, मगर दूर वाली चीज़ को नहीं देखती। तो अब इसमें जो डिसेबिलिटी है वो दूर वाली है या नज़दीक वाली है? नज़दीक को तो वो सही देख रही है, इसलिए वो डिसेबिलिटी नहीं है। तो डिसेबिलिटी तो होगी दूर की चीज़ को, तो इसलिए नियर साइटेडनेस के अंदर हम दूर की चीज़ का तस्करा करते हैं कि भाई द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म अ क्लियर इमेज, कि वो साफ इमेज नहीं बनाती, डिसेबल है बनाने से, ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना, रेटिना के ऊपर वो क्लियर इमेज नहीं बना सकती ये आँख। फिर कह रहा हूँ कि ये आँख नज़दीक वाली चीज़ को क्लियर देखती है, दूर वाली चीज़ को क्लियर नहीं देखती। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मायोपिया, इसका दूसरा नाम जो है वो मायोपिया भी है। इसमें इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर समझ लें, फिर इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। आज हम जो है इसका एक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट डिफेक्ट होगा दूसरा वो पढ़ेंगे। देखें बेटा, ये हमारे पास आँख वाला लेंस है। अब मुझसे साफ ज़ाहिर है यहाँ पर ये सही तरह से बन नहीं रहा था, तो इस वजह से बस फिर गुजारा ही किया है। इसमें होता ये है कि आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने कहा था कि सैलरी मसल्स होते हैं, तो यहाँ पे सैलरी, अब ये बस गुजारा ही किया हुआ है। ये रेटिना है, ये रेटिना है जो पीछे आँख के ये लेंस है, आँख का लेंस है, आई लेंस, ये आई लेंस है, और ये ऊपर जो है ना वो क्या है बोला, सैलरी मसल्स हैं। अब होता यूँ है कि ये आँख मैं बता रहा हूँ कि नज़दीक की चीज़ को क्लियर देखती है, तो ये हुआ अपना, और ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बोला, दूर है। तो जब ये ऑब्जेक्ट दूर है तो अब दूर वाले जिस्म को हमने अकोमोडेशन का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि जी इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे देन हाउ आई अकोमोडेट इट, ये मैंने क्वेश्चन बनवाया था, आप उस टॉपिक को ज़रूर फिर सुनेंगे। तो जब दूर जिस्म होता है तो मैंने क्या कहा था कि जो सैलरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और वो रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने से जो लेंस होता है वो थिन बन जाता है, और लेंस जब थिन होता है तो उसका जो फोकल पॉइंट है वो फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है, और फोकल पॉइंट भी दूर चला जाता है। तो अब हमेशा जो सेहतमंद आँख होती है ना वो तो ये काम कर लेती है कि उसके जो मसल्स हैं इतना रिलैक्स कर जाते हैं कि जिससे वो लेंस उतना ही थिन हो जाता है कि जिससे वो दूर का जो जिस्म है उसका इमेज रेटिना पर बन सके। लेकिन अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो सैलरी मसल्स होते हैं ना वो अपना फुल जोर लगाने के बावजूद वो रिलैक्स भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, यानी रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने के बावजूद भी वो इतने रिलैक्स नहीं हो पाते कि जिससे जो अपना फोकल पॉइंट है
वो दूर तक चला जाए, तो फिर क्या होता है, ये देखें फार पॉइंट ऑफ नियर साइटेड आई। अब इस आँख का इन सैलरी मसल ने रिलैक्स किया, तो ये जो फार पॉइंट था ये बस यहाँ तक जा सका है। ये फार पॉइंट अगर यहाँ पे जाता, ये फार पॉइंट यहाँ पहुँच सकता, तो फिर इसकी तस्वीर सही बनती, रेटिना के ऊपर बनती। लेकिन यहाँ पर चूँकि इन्होंने जितना भी रिलैक्स करना था रिलैक्स कर लिया, लेकिन फार पॉइंट आगे फुल वहाँ तक जा ही नहीं रहा। तो जब ये वहाँ तक नहीं जाता, तो एज ए रिज़ल्ट इससे जो रेज़ आती हैं, तो ये रेज़ जो हैं रेटिना के ऊपर अपना फोकस होने की बजाय वो रेटिना से पहले आगे इन फ्रंट ऑफ रेटिना वो रेज आपस में मिल जाती हैं। तो ये इसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना से आगे बन जाता है। और जब रेटिना से आगे ये इमेज बनता है, तो अब दिमाग को देखने में तकलीफ़ होती है, तो सर में दर्द पड़ जाता है। और जब सर में दर्द पड़ता है, तो फिर इधर आँखों के अंदर लेंस में भी दर्द पड़ता है। तो इसलिए जिस बच्चे को यानी ये नियर साइटेडनेस की तकलीफ़ होती है, तो वो बच्चा जब क्लास में बैठा होता है, तो वो बच्चा वाइट बोर्ड से दूर होता है। तो जब वाइट बोर्ड की लिखाई यहाँ होगी, आँख दूर होगी, तो वो लिखाई जो है उसके रेटिना के आगे बन रही होती है। जब आगे बनती है, तो कोशिश आँख फुल करती है, ये फुल रिलैक्स होते हैं कि भाई ये इधर बने और ये पॉइंट इधर आगे जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एज ए रिज़ल्ट आँखों में भी दर्द पड़ता है, और इसको देखने का काम दिमाग भी करता है, तो सर में भी दर्द पड़ जाता है और आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह फिर कहते हैं कि जी फौरी तौर पर चेकअप करवाएं और अपना जो है ना ऐनक लगवाएं। तो ऐसा बच्चा, अब यानी आपको ये पता चल गया कि भाई इसकी वजह क्या होती है। तो इसकी वजह यहाँ पर देख लें, व्हाट इज़ रीज़न ऑफ नियर साइटेडनेस, कि नियर साइटेडनेस की रीज़न क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देख लें, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती है, तो रेटिना पर नहीं बनती, उससे आगे बन जाती है। तो अपना 10 द आईज सी आ ब्लर्ड इमेज, तो आँख को एक धुंधली तस्वीर नज़र आती है, फिर आँखों में दर्द और आंसू आते हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ रीज़न, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसकी रीज़न क्या है। तो आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, कि जो आई बॉल होता है ना वो बड़ा हो जाता है। तो जब आई बॉल बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, द लाइट रेस, जो रोशनी की रेज आ रही हैं फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले जिस्म से जो रेज हैं, आर फोकस्ड, वो फोकस हो जाती हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो रेटिना के आगे वो फोकस हो जाती हैं। एंड अ ब्लर्ड इमेज इज़ फॉर्म, और एक धुंधली तस्वीर बन जाती है। बेटा जी बात यह है कि आपकी बुक के अंदर तो रीज़न यही दी हुई है, इन्हीं अल्फाजों में ही दी हुई है, मैंने इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं की। लेकिन ये रीज़न कोई इतनी क्लियर नहीं है कि जिससे आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। तो ये रीज़न इतनी क्लियर नहीं है, लिखनी आपने यही है जो बुक में दी हुई है, लेकिन मैं आपको जो इजाफी बातें बतला रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में रखेंगे, जो मैंने अभी बताई भी हैं, और फिर रिवाइज़ करवा दूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैलरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने पर ख़ास तौर पर वो आप मेरा टॉपिक पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला दोबारा देखेंगे कि आँख दूर वाले जिस्म के लिए क्या करती है। सेहतमंद आँख दूर वाले जिस्म को देखने के लिए क्या करती है, क्या करती है कि वो रिलैक्स कर जाती है, उसके सैलरी मसल्स जब रिलैक्स करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो यही कुछ यहाँ पर भी वो करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि अब आँख में डिफेक्ट पड़ चुका है, तो अब वो जो फार पॉइंट है, दूर के जिस्म का जो पॉइंट फार पॉइंट होता है, तो वो फार पॉइंट फार होने की बजाय नज़दीक आ जाता है। तो आँख फिर अगर जिस्म यहाँ होता तो आँख उसको देख पाती, अब चूँकि जिस्म वहाँ है, अब जिस्म को तो उठाकर यहाँ पर आ नहीं सकते। जैसे बच्चे दूर बैठे होते हैं, अब वाइट बोर्ड तो यहाँ है, अब उनको वो धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है, अब या तो ये करें कि ये वाइट बोर्ड ही उठाकर उनके नज़दीक ले जाएं,
ये हम कर नहीं सकते। तो फिर ऐनक लगाते हैं कि वाइट बोर्ड तो वहीं पर रहे लेकिन उनको चीज़ क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर भी यही है कि या तो इस जिस्म को उठाकर यहाँ पर ले आएँ ताकि तस्वीर नज़र ये तस्वीर यहाँ बने, लेकिन क्योंकि ये कर नहीं सकते कि हम जिस्म को उठा कर ले आएँ, फिर हम इसके आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। ये डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, ये डाइवर्जिंग लेंस अब इसको हम ठीक कर रहे हैं, करेक्शन डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर फिगर सही नहीं बनती, बहुत मुश्किल से मैंने ये बनाई है, लेकिन आपको थ्योरी समझा रहा हूँ मैं आपको कि डाइवर्जिंग लेंस यहाँ लगाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या होता है, सुने। अब हमारा नुक्स क्या है, हमारा नुक्स ये पड़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, इस आँख से ऑब्जेक्ट दूर है, आँख इसको तब देख पाएगी इसको अगर ये यहाँ हो। तो अब ये आँख ये ऑब्जेक्ट यहाँ हम ला नहीं सकते, तो अब इसका हल ढूंढा जाता है ये डाइवर्जिंग लेंस के ज़रिए से। अब आप देखें डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, तो इस ऑब्जेक्ट से जब रेज़ आती हैं तो ये रेज़ को फैलाता है, जब रेज़ फैलती हैं तो ये इधर यानी यही ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ इमेज इसका बन जाता है। तो अब वही जब आँख देखती है तो उस आँख को यहाँ अगर आँख लगी हुई हो, तो अगर यहाँ पर आँख हो तो यहाँ इस आँख को फिर ये नज़र नहीं आएगा, फिर ये नज़र आता है, ठीक है। तो अब एज ए रिज़ल्ट अब इस आँख के लिए वो ऑब्जेक्ट जो दूर था वो नज़दीक आ गया। तो यही तो मसला हमारा यहाँ पर बन रहा है कि ऑब्जेक्ट दूर है और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट नज़दीक आ जाए। तो इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि रेज़ आती हैं डाइवर्ज होती हैं यहाँ पर भी, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब इसको देखें, ये ऑब्जेक्ट वही दूर था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है वैसे ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रेज़ गई और इधर ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ नज़दीक आ गया इस लेंस के। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये अब इस लेंस की वजह से, इस डाइवर्जिंग लेंस की वजह से ये यहाँ आ गया, और जब ये यहाँ आया तो ये वही फार पॉइंट था जितना इस आँख का जो अपना लेंस है, तो जितना वो रिलैक्स कर रहा था वो तो वही रिलैक्स कर रहा है। अब उसका जो फोकल पॉइंट यहाँ पे था, फार पॉइंट यहाँ पे था, तो वो उसी फार पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए हैं। तो अब ये है तो इमेज, है तो ये इमेज, लेकिन इस आँख को अब असल वो नज़र नहीं आ रहा, अब ये नज़र आ रहा है। और आँख का मसला क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है कि अब ये जो इमेज है बतौर ऑब्जेक्ट आँख को नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो रेज़ हैं वो अब बिल्कुल रेटिना के ऊपर आकर क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारा मसला था, इशू था कि जी ऑब्जेक्ट दूर था, उसको नज़दीक लाना था, इमेज उसकी यहाँ पहले बन रही थी, तो अब इमेज आगे बन जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हाउ द डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड। तो हम ये नुक्स जो है कैसे दूर कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ नियर साइटेड आई, द नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, आम तौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन करने के बाद सिर्फ ये बात लिख दें कि नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कि ये कनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी होता है। लेकिन मज़ीद जो अच्छे बच्चे हैं वो ये अगली बातें भी जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं इनको भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब ये तफसील वही है जो मैंने बताई है। अब क्या होगा, कनकेव लेंस रख दिया तो लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब जब ये लेंस रखा है तो जो दूर ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज हैं, तो लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विल डाइवर्ज। तो देखें ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं ये डाइवर्ज करेंगी, तो विल डाइवर्ज। यहाँ पर डाइवर्जेंस वाजे नहीं है, यहाँ पर वाजे नज़र आ रही है। विल डाइवर्ज बाय डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्जिंग लेंस ये वाला हो या ये वाला हो, इन रेज को डाइवर्ज करेगा। तो बिफोर एंटरिंग द आई, आँख में दाखिल होने से पहले। तो ये जो आँख है, ये आँख का लेंस है ये वाला, तो आँख में दाखिल होने से पहले वो डाइवर्ज कर गई। तो फॉर द ऑब्जर्वर मतलब आँख,
ये फॉर द ऑब्जर्वर से मुराद आँख। फॉर द ऑब्जर्वर दीज रेज अपेयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट। अब इस आँख का फार पॉइंट यहाँ था, तो अब इस लेंस की वजह से जो कि ऑब्जेक्ट दूर था, अब इस लेंस की वजह से वही ऑब्जेक्ट गोया के यहाँ आ गया। तो अब आँख तो यहाँ वाली चीज़ को तो वैसे देख लेती है क्योंकि ये नज़दीक है। तो ये नियर साइटेड आई क्या होती है? ऐसी आई जो नज़दीक वाली चीज़ को देख ले। तो हमने दूर वाले जिस्म को नज़दीक कर दिया ताकि नियर साइटेड आई नियर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से देख सके। तो दीज रेज अपेयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो है ये आकर फोकस हो जाती हैं। ये हमारा टॉपिक था। असल में बड़ा बात ये है कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, लेकिन इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे कि उसमें यूँ होता है कि व्हाट इज़ नियर साइटेडनेस, व्हाट इज़ इट्स रीज़न एंड हाउ यू कैन रिमूव दिस डिफेक्ट, कि आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो ये आता है, लेकिन आम तौर पर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो उसमें फिर आप डिफ़ाइन लिखेंगे और सिर्फ ये 2 लाइनें लिख देंगे ये वाली। तो ये लिख देंगे तो अच्छी बात है, वरना यहाँ तक तो खैर लाजमी लिखना होगा। तो 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर डिफ़ाइन का होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आम तौर पर पूरा हो जाता है। अब इसका एक डिफेक्ट बेटा हमने पढ़ लिया, दूसरा डिफेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।